हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब स्टडी। यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स 2020 को फाइनली कंडक्ट कर दिया है, जिसका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था। पहले सेशन में जीएस पेपर 1 को कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर हम वेब स्टडी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए फेस कर रहे हैं कंप्लीट आंसर की, और साथ में कुछ एनालिसिस भी करेंगे। यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस पेपर है वो है सेट ए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या है? आधार मेटाडाटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, राज्य निजी निगमों के से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तो ये हमारा करेक्ट है। तीसरा क्या है? आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? 2 और 4। तो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। 2 और 4 कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन है ए, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा के पास समान शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो फर्स्ट दिया है, MPLADS निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड है, MPLADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रहित नहीं किया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल गलत है, अग्रहित किया जा सकता है। एंड फोर्थ क्या है हमारा? कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट हुआ? 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो रॉन्ग है। बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी रॉन्ग है। सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी रॉन्ग है। और डी है समता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वालिटी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ऑप्शन है ए संविधान के उद्देशिका द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत है। बी राज्य की निधि के निदेशक तत्व द्वारा, ये सही है ऑप्शन बी। तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण द माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है ए चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण, नहीं ये भी रॉन्ग है। सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, ये भी रॉन्ग है। डी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या अर्थ है? विधानमंडल द्वारा सरकार, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, विधानमंडल द्वारा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो क्या क्या है इसमें स्टेटमेंट में? उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो ये सभी सही है, उद्देशिका भी है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व भी है और मूल कर्तव्य है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है पहला 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, सही है। दूसरा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर, ये भी सही है। और थर्ड क्या है? रुपए 3 लाख से कम आर्थिक वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को, ये तो गलत बात है। और 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों को, ये तो और बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी वरिष्ठ नागरिक को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है हमारा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित युग्मों पर विचार अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन है और विषय है उसके। तो फर्स्ट है आल्मा आटा घोषणा और हेम समझौता, तालानोआ संवाद और अंडर 2 संगठन। तो आल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए है, तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड है हेग समझौता जैविक एवं रासायनिक शास्त्र है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड है तालनोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए, ये करेक्ट है। और अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार है, ये रॉन्ग है। तो हमारा क्या क्या हो गया? ऑप्शन
मतलब इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। तो 1 और 3 किस में है देखते हैं, ऑप्शन सी। तो सी इज करेक्ट आंसर, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है क्वेश्चन में, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो क्या है इसमें, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक। ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है, ए क्या दिया है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, ये तो रॉन्ग है। बी है वर्ग संघर्ष, ये भी रॉन्ग है। और सी क्या है, निजी संपत्ति की समाप्ति, ये सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, निजी संपत्ति की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो ऑप्शन है, ए संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। बी संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। भारत के संविधान की उद्देशिका है, ऑप्शन है, एक संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग उद्देशिका है। बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। सी क्या है, संविधान का भाग है और वैसे विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि कोई अन्य भाग रखती है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, ये बिल्कुल नहीं करता।
केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, ये भी नहीं करता है। WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ये भी नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है, क्या क्या है इसमें? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, बिल्कुल नहीं है ये। बी है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये हमारा करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 देखते हैं कौन से में सही है। 2 और 3 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति को जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। एंड सेकेंड क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक सही है ना तो 2। देखते हैं स्टेटमेंट में है कि नहीं। हाँ है, तो ऑप्शन डी ना तो 1 और ना तो 2 ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या स्टेटमेंट है? भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहन कर सकता है। कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो क्या ये सही है? ये तो गलत है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ये तो सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 किस में है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? 21 क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है क्या है? औरंग का राजकोष का प्रभारी था क्या? नहीं था। सेकेंड है बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। हाँ, बेनियान तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। थर्ड है मिरासीदार, राज्य का निमित्त राजस्व दाता। ये ऑप्शन 3 भी करेक्ट। तो देखते हैं हमारे कौन कौन सा सही सुमेलित है। 2 और 3। 2 और 3 किस में है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है हमारा? भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है क्या? बौद्ध धर्म से संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या है?
लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म से महासंघित संप्रदाय की एक शाखा थी। सही है, शाखा थी। थर्ड है क्या है, महासंघियों द्वारा बुद्ध के देव त्वारणों ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। बिल्कुल प्रोत्साहित किया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की संख्या व्याख्या करता है। तो कौन सा व्याख्या करता है हमारा, ए है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या क्या घटना है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, मतलब इस इतिहास में घटना पर विचार करना है हमको। फर्स्ट कौन सा घटना हुआ था। ठीक है, सेकंड है महेंद्र वर्मन वन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है परातंत्र एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। फिर गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो इसमें क्या हुआ था हमारा, सबसे पहले तो ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट हुआ था हमारा, सेकेंड। उसके बाद हमारा सेकेंड कौन सा हुआ था, फोर्थ नंबर का गोपाल द्वारा, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, फिर थर्ड क्या हुआ था हमारा, फर्स्ट वाला हुआ था, ये फर्स्ट वाला। फिर लास्ट में क्या आया था, परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 किस में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों के प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो कौन सा बताता है इसमें, ऑप्शन ए क्या है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया था परामर्श। ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं दिया गया था। फिर क्या है, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। तो ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड क्या है, विनिमय पत्र। तो विनिमय पत्र अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी। तो क्या चेतावनी दी थी, तो इसका देखते हैं हम 26, बिल्कुल दी थी चेतावनी। सेकेंड है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। क्या प्रेरित किया था इसने, प्रेरित तो किया था। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो 1 और 2 कौन से में ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। तो क्या सम्मिलित थे, 27 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। उसके बाद
असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। थर्ड है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव को स्वीकृति देना। ठीक है, और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो इसमें तो इंग्लिश वाले में 1, 2 और 4 उसमें स्टेटमेंट सही दिया है, लेकिन इस हिंदी वाले में स्टेटमेंट 2 इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट तो नहीं रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्या देते हैं, प्रेफरेंस इंग्लिश के क्वेश्चन को दिया जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 27 का इंग्लिश में स्टेटमेंट करेक्ट लिया है, इसमें आंसर बी इज करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका गोपाल बाबा वलंकर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गए तो बाकी को पढ़ने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? क्या निर्दिष्ट करते हैं इसमें? ऑप्शन ए है भूमाप। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भूमाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? क्या है अभिलेख? इसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसके अभिलेखों में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन ए अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसका? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, ये तो बिल्कुल गलत है। बी है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ये भी गलत है। सी क्या है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ, ये तो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ऑप्शन ए है, मतलब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी है सहमति की आयु। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो इसमें क्या था? एक महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, ये तो नहीं था उसमें, और 2 था और 3 था। तो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन बी 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में क्या है? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? किस कारण से नील की खेती का ह्रास हुआ था? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ये तो नहीं है। ठीक है, पी क्या है? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। हाँ, ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? किस लिए की थी?
इसमें ऑप्शन ए है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। बी, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। ये भी गलत है। सी है, वह विलियम्स कैरी तथा उसके सहयोगी को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? भारत के इतिहास के संदर्भ में क्या है? उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो किसका विवरण है ये दिया है 1857 के विद्रोह का। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बी है 1921 के मपिला विद्रोह का। ये भी नहीं है। सी है 1859-60 के नील विद्रोह का। ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है, इसमें से क्या करना है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। क्या ये संबंधित है? नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होता है हमारा। ठीक है। सेकेंड है अमरसिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड दिया है कालिदास चंद्रगुप्त 2 से संबंधित है। हाँ, 2 से संबंधित, कालिदास चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें है स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 किस में है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या दिया है? मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो किस ऑप्शन दिया है इसमें? ए, इन विंड्रो अन्न के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग। बिल्कुल गलत है ये। बी है शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का अनुवांशिक रूपांतरण। ये भी रॉन्ग है। स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों के विकास। ये भी रॉन्ग है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारा? संतान में सूत्र क्राणिका वाले रोगों का निरोध। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है हमारा? विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो इसमें स्टेटमेंट दिया है, एक, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। ये तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है रोगों का निदान करना। ये भी करेक्ट है। फिर क्या है? टेक्स्ट से स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। ये भी करेक्ट है। और क्या दिया है? विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। ये भी। तो इसमें पांचों का पांचों स्टेटमेंट सही है। तो है क्या हाँ, ऑप्शन बी 1 2 3 4 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है VLC 375 से 780 mm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? VLC को दीर्घपरासी प्रकाशीय बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल नहीं जाना जाता, इसको नहीं जाना जाता। ये सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड है VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित कर सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट सही है। फिर क्या है? VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होती। VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण होती है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट
रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट, नहीं, ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होती। तो ये हमारा सही है कि वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होती है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्लाचकिन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है। ये तो बिल्कुल नहीं है, इनकरेक्ट है। फिर थर्ड है, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के विकसित किया जा सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 किस में है, 1 और 3 है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है हमारा, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इसमें इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, कार्बन नैनो ट्यूब। एंड सेकेंड है, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है हमारा। थर्ड स्टेटमेंट है, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। तो इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। क्या क्या गतिविधियां हैं इसमें, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। सेकेंड है, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों पर निरीक्षण करना और डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये हमारा 3 स्टेटमेंट है। तो इसको ड्रोन की सहायता से किसको सफलतापूर्वक किया जा सकता है, तो 1, 2, 3 तीनों को किया जा सकता है ड्रोन की सहायता से। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है कि यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 बिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही है। कथित प्रयोगों किसे संदर्भित करता है, ये किसे संदर्भित है, तो ये हो जाएगा हमारा वाजर 2 तो बिल्कुल नहीं है, न्यू हरांजस ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी लीजा पाथफाइंडर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं भाई।
सेकेंड स्टेटमेंट है व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। थर्ड है मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र से भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ये भी किया जा सकता है। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन की उपयोग का महत्व है। इसका उपयोग महत्व क्या क्या है? एक फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिकाशोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। बिल्कुल सही है, प्रभावी है। सेकेंड है उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है और न ही यह वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रिया करती है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो होता ही है। ठीक है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है हमारा। क्या क्या है 1 और 2 में? ऑप्शन बी केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समांतर अंतर के बारे में सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ए 1 पादप कोशिकाओं में सेलुलोस कोशिका भित्तिय होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। क्या ऐसा है क्या? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसमें भी होता है। थर्ड स्टेटमेंट है परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही होता है। तो देखते हैं फर्स्ट और थर्ड किस में है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? कौन सा बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। मतलब निम्नलिखित में कौन से कारक या कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्वचालित मतलब ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, ये तो करता है। सेकेंड है तंबाकू का धुआं, ये भी करता है। थर्ड है लकड़ी का जलना, ये भी करता है बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न। फोर्थ है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, ये भी है। और लास्ट का है पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो पांचों जो स्टेटमेंट है ये बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करती है? तो इसमें स्टेटमेंट है फर्स्ट
अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसमें, कुछ और विदेशी बैंकों का प्रारंभ करना, ये तो रॉन्ग है। थर्ड है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय को बनाए रखना, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो हमारा सही उत्तर क्या है, केवल 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में है यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते मतलब डिमांड डिपॉजिट अमाउंट से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन ए क्या दिया है, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी, ये तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, मुद्रा में क्यों कमी आएगी। बी है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी, ना तो ये वृद्धि होगी ना तो कमी आएगी। थर्ड है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी, ना तो 1 लाख की वृद्धि होगी ना तो कमी होगी ना तो पूर्ति होगी। लास्ट तो डी तो सही हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी इज रॉन्ग है, तो डी में क्या दिया है, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या है 51 में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ऑप्शन है ए, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है। और बी है, क्या है बी स्टेटमेंट, सेकेंड, यह मुख्यतः ऋण सृजन न करने वाले पूंजी प्रवाह है। सी है, यह ऐसा निवेश है जिसे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। डी ऑप्शन है, यह विदेश संस्थापक निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। क्या ऐसा है क्या, सही है फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, भारत के लोहे व इस्पात रसायनों उर्वरकों और मशीनों का आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। कमी आई है क्या, बिल्कुल नहीं आई है कमी, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है हमारा। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। ये स्टेटमेंट सही है कि सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट है, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। क्या भारत को ऐसा घाटा हो रहा है क्या, हो रहा है घाटा। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हो जाता है। 1 और 3 4 किस में है, ऑप्शन डी, केवल 1, 3, 4 सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। किससे संबंधित है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए कच्चे माल मतलब क्रूड ऑयल तेल, हाँ क्रूड ऑयल से है मतलब कच्चे तेल के, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण
में सम्मिलित है। तो स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है परिवारों का बकाया गृह ऋण, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, क्या है सेकेंड स्टेटमेंट? क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है राजकोष बिल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAIA सुरक्षा उपायों और अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इन सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं? कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का, ये है क्या? बिल्कुल नहीं है। सेकेंड बी क्या है? कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, ये स्टेटमेंट बी इज करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या है हमारा? व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ये वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार में संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं? नहीं होते हैं ये। थर्ड स्टेटमेंट है ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है। 1, 3 किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? स्टेटमेंट दिया है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना होगा। क्या करना होगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह क्या नहीं करेगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, तो ये तो नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, ये भी नहीं करेगा। थर्ड है बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना, ये भी नहीं करेगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है। तो कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या स्टेटमेंट है हमारा? फर्स्ट स्टेटमेंट है शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 से 5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपये में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई है। क्या कमी आई है? सही है। बिल्कुल कमी नहीं आई है। स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। क्या सतत वृद्धि हुई है? नहीं हुई है। स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग हो जाता है।
फिर क्या है थर्ड स्टेटमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। तो गैर कृषि अर्थव्यवस्था में तो वृद्धि हुई है, तो स्टेटमेंट 3 सही हो जाता है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है, नहीं आई है। तो इसमें स्टेटमेंट 3 केवल 3 सही हो जाता है। तो ऑप्शन सी केवल 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सरकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। क्या ऋण ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर सेकेंड है, DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही कहाँ पर है? ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 में, यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? क्या सही है फर्स्ट स्टेटमेंट? सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यदि साइबर, नो, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है, यदि साइबर बालाद ग्रहण सेवा होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परमदर्श की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। तो स्टेटमेंट 3 क्या सही है इसमें? बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 3। और फोर्थ स्टेटमेंट है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, हाँ ये भी देता है मुआवजा के तौर पे। तो हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट 1, 3 और 4, 1 और 3, 4 किस में है? ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी 1, 3, 4 सही है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना? क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किन्हीं कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है इसमें? फर्स्ट स्टेटमेंट है, सभी फसलों में कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड है, सामाजिक पूंजी विकास, ये भी करेक्ट है। फोर्थ में क्या दिया है हमारा? कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर फिफ्थ है, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट। सिक्स है, सरकारों द्वारा
आगर सुविधाओं को स्थापित करना, ये करेक्ट है। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? 2, 3 और 6। 2, 3, 6 किस में है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हमारा? भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? तो स्टेटमेंट है, फर्स्ट है, यह फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है वन को समझाने में मदद करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। सही है, करता है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है? उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। ये बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस में है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है हमारा? हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? कौन सी नीतियाँ हैं जो चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सही है। सेकंड है सरकार द्वारा व्यापार करना, क्या ये सही है? हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है सरकार द्वारा भंडारण करना, ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है उपभोक्ताओं सहायकियाँ, ये भी। तो हमारा चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पिछले दशक में भारत श्रीलंका के व्यापार मूल्य में सतत वृद्धि नहीं हुई है, कभी कमी हुई है, कभी वृद्धि हुई है। तो ये सतत वृद्धि तो इसको नहीं बोल सकते। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदारी नेपाल है, ये बिल्कुल गलत है, नेपाल नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हुआ हमारा? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है हमारा? निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं, है ना? तो कौन कौन से हैं 65 में? G20 में टोटल 20 देश शामिल हैं। ठीक। तो अर्जेंटीना शामिल है क्या? हाँ, अर्जेंटीना शामिल है। मैक्सिको ये भी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ये शामिल है। तुर्की ये भी शामिल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बी में क्या क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया दिया है, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, लेकिन मलेशिया और न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एंड वियतनाम। तो ब्राज़ील शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, ईरान और वियतनाम शामिल है। डी में इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। तो इसमें सिंगापुर शामिल नहीं है और दक्षिण कोरिया भी शामिल नहीं है, इसमें रिपब्लिक कोरिया शामिल। ठीक। तो इसलिए ये डी सी बी रॉन्ग हो जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 66 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट है, क्या क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रैक्टरों के लिए क्रय के लिए, ये भी सही है सेकेंड स्टेटमेंट। क्या सेकेंड स्टेटमेंट सही है? नो, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कंबाइन कटाई मशीन ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रैक्टरों के लिए क्रय, ये रॉन्ग है। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा क्या है, फार्म परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, ऐसा है, ये भी सही है। एंड लास्ट स्टेटमेंट है परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीत आगार सुविधा की स्थापना के लिए। तो ये है क्या कृषि कार्ड योजना में? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया इसमें? 1, 3 और 4। देखते हैं 1, 3, 4 किस में है। 1, 3, 4 ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 में क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य, स्टेटमेंट है हमारा, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI के में दिए गए भार से अधिक है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा ये? 67। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है इसका 67 का सही। सेकेंड स्टेटमेंट है WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाली परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। क्या अपना लिया है? बिल्कुल नहीं अपनाया है। तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा 1 और 2 करेक्ट है। देखते हैं 1 और 2 किस में है। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 67 क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या क्या है हमारा युग्म? एक साइड नदी है और सेकंड है कि जाकर मिलती है, कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। फर्स्ट है मेकोंग। मेकोंग जो है कहाँ जाकर मिलती है? अंडमान सागर में मिलती है क्या? ये नहीं मिलती है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है थेम्स। थेम्स है आयरिश सागर, ये भी रॉन्ग है। थर्ड है वोल्गा, कैस्पियन सागर, हाँ कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है वोल्गा। और जम्बेजी हिंद महासागर में, ये भी करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 किस में है? ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या बोलता है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश UT में असीमित होता है। क्या ऐसा होता है क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा तो होता ही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। तो सेकेंड स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है।
तो इसमें ना तो एक सही है ना तो दो है, क्या नेदर 1 और 2। हाँ, ऑप्शन डी, ना तो एक और ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। क्वेश्चन 70 क्या है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट वाणिज्यिक पत्र मतलब कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, क्या है सेकेंड स्टेटमेंट, जमा प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रमाण पत्र है, प्रपत्र है, बिल्कुल नहीं है। थर्ड है शीघ्र अवधि द्रव्य कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, ये भी है। फोर्थ है शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारी बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड हैं, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है। 1 और 3 किस में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट युग्म है परिवाचक, परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी था, क्या सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है श्रमण क्या है, उच्च पद प्राप्त पुजारी को बोलते जाते थे, नहीं, ये नहीं है। थर्ड है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी को बोला, सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। 1 और 3 किस में है हमारा, 1 और 3 है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गजराज का आया है हमारा हाथियों के संदर्भ में। फर्स्ट है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, ऐसा सही है, क्योंकि हाथियों के समूह का नेतृत्व हमेशा मादा हथनी कर, मादा मतलब हथनी करती है, ठीक। सेकेंड है हाथी की अधिकतम गर्भ अवधि 22 माह तक हो सकती है, ये भी सही है। थर्ड है सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, ये तो गलत है, क्षमता और ज़्यादा वर्ष तक रहती है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, बिल्कुल गलत है, ये केरल में नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो कौन कौन से सही है हमारा इसमें, स्टेटमेंट 1 और 2, 1 और 2 किस में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या है क्वेश्चन 73 में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, कौन सा है कावेरी बेसिन में स्थित। फर्स्ट है स्टेटमेंट नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान है, क्या कावेरी बेसिन में है। सेकेंड है पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो नहीं है। फर्स्ट तो है कावेरी बेसिन में, सेकेंड नहीं है, एंड थर्ड क्या है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित, ये है। फोर्थ है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कावेरी बेसिन में है, संरक्षित क्षेत्र। तो हमारा स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हो जाता है। 1 और 3, 4 किस में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74।
74 में है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन्ड, मिनीवेट और हाई थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? ये क्या है? ऑप्शन दिया है पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर। तो ये तो क्या है? बर्ड्स, पक्षी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है हमें? भारतीय अनुपनेक बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी हैं, किस संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसके लिए कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य संरक्षित है? बारहसिंघा। तो ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये सही है। ये कहाँ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है आधार सड़क के निर्माण के लिए, सही है। सेकेंड है कृषि मृदा के सुधार के लिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो इस्पात स्लैग ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट के लिए सामग्री हो सकता है। तो 1, 2, 3 की इसमें है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो कस्तूरी मृग कहाँ मिल सकता है? ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, सेकेंड स्टेट में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड स्टेटमेंट है किशनपुरी वन्य अभ्यारण्य और फोर्थ है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो सर्वाधिक संभावनीय स्थान कस्तूरी मृग ये सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों में मिल सकता है। तो 1 और 2 हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए। तो जो कस्तूरी मृग है वो उत्तराखंड में ही पाया जाता है और उत्तराखंड में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो स्टेटमेंट है ताम्र स्लैग, एक ताम्र स्लैग है, सही है। सेकेंड है शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, ये भी सही है। थर्ड है जियो टेक्सटाइल, ये भी सही है। फोर्थ है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, ये तो रॉन्ग है। और फिर है पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा कौन कौन सा 1, 2, 3 कौन किस में है हमारा? ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्या कोयले के राख में? बिल्कुल होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सही है, पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? क्या है बायोचार का उपयोग? इस फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें
बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती मतलब वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सही है। सेकेंड है, जब बायोचार वृद्धकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धकर माध्यम के जल धारणा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। ये भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट किसमें सही है? ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्या है, क्या बोलती है क्वेश्चन नंबर 81? यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति या वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन दिया है इसमें, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। गलत बात है ये। ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सा तात्पर्य है ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ऑप्शन इसमें है ए क्या बोल रहा है? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? कृषि में शून्य जुताई मतलब जीरो टाइलेज का ये क्या लाभ है? स्टेटमेंट है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है हमारा? भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो ये हो सकता है कसावा, ये तो सही है, इसका हो सकता है। फिर क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने हो सकता है, ये भी। थर्ड है मूंगफली के बीज, तो मूंगफली के बीज का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फोर्थ है कुल्थी मतलब हॉर्स ग्राम, ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। और फिफ्थ है सड़ालू को कर सकते हैं। एंड सिक्स है चुकंदर। तो इसमें हमारा क्या क्या आ गया इसमें स्टेटमेंट? 1, 2 और 5, 6। 1, 2, 5, 6 कहीं पर है? हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो आर्थिक मूल्य के रूप में ये किसका माप है? दिया है इसमें, ए प्रदत्त वर्ष में 1 टन
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। की जा सकती है क्या उड़द की खेती? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। फिर सेकेंड है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। गलत है ये स्टेटमेंट, तो केवल वाला बात आया। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। क्या घटा है क्या? बिल्कुल नहीं घटा है। तो इसका सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए केवल एक ही सही होता है। ठीक है, 86। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है? यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये फसल कौन सी है? तो ये कॉटन, ए कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को जलाने के लिए हो सकता है और निम्नजननी पंपों के लिए नहीं। तो ये क्या, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है, सौर ऊर्जा का प्रयोग उपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। तो ये तो और बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो ना तो इसमें स्टेटमेंट में एक सही है और ना ही दो, तो ऑप्शन डी नेदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या बोलता है हमें? भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमको विचार करना है गन्ने की खेती के बारे में। तो क्या स्टेटमेंट है इसमें? जब बर्ड चिप सैटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि से प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सिंगल बर्डेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होती है। ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीविका बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये सही है क्या हमारा? नहीं, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही होता है। तो इसमें 1 और 4 स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 4 देखते हैं किसमें है। 1 और 4 है ऑप्शन सी, 1 और 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है फसल विविध रूपण, सेकेंड है सिंबाधिक्य, थर्ड है टेसियोमीटर का प्रयोग और फोर्थ है ऊर्ध्वाधर कृषि। तो इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट सही है हमारा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है हमारा कि कृषि में
फर्टिगेशन, ठीक है। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। कृषि में फर्टिगेशन से हाँ, सिंचाई में जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका एडवांटेज पूछ रहे हैं हमको, ठीक। रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है? ये तो संभव नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है हमारा। थर्ड स्टेटमेंट है पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है रासायनिक पोषकों को निक्षलन में कमी संभव है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा 1, 3 और 4, 1, 3, 4 किस में है? 1, 3, 4 है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंडोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट, तो इसमें क्या बोल रहा है? भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मिनरल्स मतलब मेजर मिनरल्स हैं? तो इसमें कौन कौन सा मेजर मिनरल्स है? तो टोटल ऑफिशियल 27, तो ये 1 तो बेंटोनाइट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है इसमें, एंड 2 है, 3 भी है काइनाइट, एंड मेनाइट ये भी है। तो हमारा 2, 3, 4 है जो आधिकारिक नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स में है। इसमें आप 2007 का मिनरल्स मेजर मिनरल्स का पार्ट देख सकते हैं ऑफिशियल में, जिसमें 27 शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में है हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या है? महासागर औसत तापमान मतलब ओशियन मीन्स टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? कि OMT को 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रेखा की गहराई तक मापा जाता है, तो जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। सेकेंड है OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन बी केवल 2 ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न हो, सही है? सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है, सही है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है। 2 और 3 किस में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में क्या है हमारा? भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा हमारा सही है? यह 2 जिलों में विस्तृत है,
सही है, 2 जिलों में विस्तृत है मरु राष्ट्रीय उद्यान। सेकेंड है उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये तो गलत है, मानव वास स्थान है। थर्ड है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो 1 और 3 किस में है? 1 और 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है ए अक्साई चीन के पूर्व में, ये तो रॉन्ग है। फिर दिया है लेह के पूर्व में, ये भी रॉन्ग है। फिर गिलहिट के उत्तर में, ये भी रॉन्ग है। लास्ट दिया नुब्रा घाटी के उत्तर में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल दिया हुआ है, क्या क्या है? भिलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर, और वर्तमान राज्य दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो उपयुक्त में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा हमारा सही है? फर्स्ट है भिलसा मध्य प्रदेश, ये तो स्टेटमेंट सही है युग्म। सेकेंड है द्वार समुद्र महासागर में है क्या? ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है गिरिनगर गुजरात, गिरिनगर गुजरात, ये सही है हमारा। फोर्थ है स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, तो ये रॉन्ग है। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? 1 और 3, 1 और 3 क्वेश्चन नंबर 97, 1 और 3 किस में है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या को कि इसमें बोल रहा है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अधिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है, तो ये हमारा गलत है। सेकंड है CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, सही है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षित उत्पन्न करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट केवल कुछ चक्रवात की ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, 2 सही होते हैं। तो 2 हमारा केवल 2 किस में है? सी में है केवल 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो किसके पास है? बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो ऑप्शन ए दिया है कार्बेट, बी दिया है रण, ए कार्बेट, बी रण थैम्बोर, सी दिया है नागार्जुन सागर श्रीशैलम और सुंदरबन। तो किसके पास है ये है ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम।
तो फ्रेंड्स ये हमारा था जीएस पेपर 1 का आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और शेयर कीजिए। दोस्तों जल्द ही इसमें 25 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी तक हमारे चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ रखेंगे जिसमें उसको सॉल्व करेंगे। जो प्रीलिम्स 2021 के लिए रहेगा मेन, हम लोग क्या करेंगे प्रीलिम पे फोकस करेंगे 2021 का। डेली 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।